वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अपने सीरीज यानी कि साइंस ऑपरेशन क्लासेस का सीरीज नंबर 5 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। सबसे पहले आज का फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। लोग कहते हैं हार रहा हूँ मैं, लोग कहते हैं हार रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ सीख रहा हूँ मैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा, प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया। होपफुली फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कलर, यानी कि कलर रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं, एक ट्रिक था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 12th अच्छे से पढ़े होंगे या फिर आप लोग को याद होगा, तो उसके बारे में एक ट्रिक था। उसी ट्रिक को मैं आप लोग के सामने लिख देता हूँ, जो आप लोग उससे पूरा के पूरे पता कर सकते हैं। सबसे पहले इस ट्रिक का नाम था, देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए इस ट्रिक को आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में। बीबी रॉय ऑफ, देखिए मैं लिख देता हूँ, हम लोग इस टाइप से पढ़े थे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज गुड, देखिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, देखिए ग्रेट है, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये था ट्रिक, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये ट्रिक था, आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि कलर कोड ये डिजिट के अनुसार चलना है। सबसे पहले एक डिजिट नंबर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 आप लोग कहाँ जाए, येलो में जा रहा है, क्लियर है। 5 जो जाएगा आप लोग को ग्रीन में जाएगा, फिर 6 आप लोग को ब्लू में जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। से वही बात करें, 7 वॉयलेट में जाएगा, और 8 आप लोग का जाएगा ग्रे में जाएगा, 9 जाएगा व्हाइट में, क्लियर है। चलिए इसी के रिगार्डिंग में आप लोग के बीच में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कलर के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहला जो है यानी जीरो, जीरो कलर सबसे पहले B4 होता है ब्लैक। सबसे पहले फ्रेंड पहला जो कलर होता है B4 ब्लैक, देखिए मैं कलर को शो कर, यानी कि जीरो हो गया ब्लैक के लिए, क्लियर है। वही बात करते हैं, एक और जो बी है, तो ये बी जो होने वाला आप लोग के लिए ब्राउन कलर को शो करते हैं। किस कलर को शो करते हैं, ये ब्राउन को शो करते हैं, क्लियर है। R4 रेड होता है, R4 क्या हो गया फ्रेंड, रेड हो गया, R4 रेड हो गया। वही बात करते हैं ओ का, तो O4 होता है ऑरेंज, O4 हो गया ऑरेंज। वही बात करते हैं Y4, तो Y4 हो गया आपका येलो कलर। वही फ्रेंड जी से बात करते हो, G4 क्या कलर होता है, G4 आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ग्रीन कलर हो गया, क्लियर है। उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आप लोग बी से फिर बात करते हो, तो बी आपका हो जाएगा ब्लू कलर हो गया, क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर भी से बात करते हैं, तो भी से आपको हो गया वॉयलेट कलर, देखिए मैं वॉयलेट कलर को भी शो कर देता हूँ। और लास्ट बात करते हैं W4 होता है व्हाइट कलर, यानी कि देखिए ये जो डब्ल्यू लिखे से आप लोग को व्हाइट शो करना था, ये होता है ट्रिक। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन देखिए, तो प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग का कौन सा मान होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए सबसे पहले लाल रंग का, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग लाल रंग पे अगर फोकस करते हैं, तो देखिए लाल रंग क्या 2 है, क्या हो गया 2 है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 शो कर दिया, क्लियर है। वही बात करते हैं वन किसको शो करता है, अभी मैं बता था बी, तो B4 होता है ब्लैक, फिर बी से क्या होता है ब्राउन, तो वन जो शो करेगा ब्राउन को, ठीक है। बी दो किसको शो करेगा, रोहित, तो आर से क्या होता है रेड को, यानी इस शो कर दिया, दो रेड को शो करिए। बात करते हैं 3 को, तो बी रोय RO, तो O4 क्या होता है ऑरेंज, यानी 3 शो करेगा ऑरेंज को। वही बात करते हैं 6 का, तो 6 जो होता है फ्रेंड्स याद कीजिए ब्लू को शो करता है, क्लियर है। ये आप लोग सारी चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें केवल जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होते हैं, यानी जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केल वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, क्लियर है। चलिए बाकी आपको बात करते हैं विद्युत आवेश, विद्युत प्रतिरोध, अब विद्युत विभव, ये तीनों चीज जो आप लोग के सामने मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग का अदिश राशि है, क्लियर है। यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ना कि दिशा। तो विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है। वही बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, और विद्युत विभव का क्या होता है, विभवांतर। विद्युत विभव का होता है वोल्ट होता है। ये सारी चीज कैसा यूनिट भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, प्रेषक की एक समान दक्षता को ध्यान में लेकर यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का अमाप क्या होगा। तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रेषक की एक समान दक्षता को ध्यान में लेकर यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का मान n स्क्वायर गुना होता है, यानी n स्क्वायर, देखिए n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से अमाप में बड़ा होगा। तो बड़ा के बाप में बोला, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका कंसेप्ट याद रखिए, जिस प्रतिरोध का वाट एवं प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है वह प्रतिरोध भौतिक रूप से साइज में बड़ा होता है, परंतु मुख्य रूप से प्रतिरोध का साइज प्रतिरोध के पावर रेटिंग पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग अगर देखा है, तो दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू किसका, देखिए इसमें 10 वाट है, 50 वाट, 100 वाट, 10 वाट। इसमें देखिए सी में देखिएगा, तो यहाँ पे 100 वाट लिख रहा है, 100 ओम है, 50 वाट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/5 ओम और 5 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी न्यूनतम प्रतिरोध निकालने बोलता है तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए रिक्वायर्ड प्रतिरोध निकालने के लिए आप लोग सिंपल वे में क्या कीजिए, देखिए आर लिखिए रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड के लिए क्या है R/N कर दीजिए, R/N ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू क्या दिया 1/5 दिया, क्लियर है, और टोटल प्रतिरोध की संख्या कितने लिख रहा है 5 लिख रहा है, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो 1/25 ओम आ जाएगा, तो राइट आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। ये आप लोग याद रखिएगा, यदि आर एन समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला याद कर ले, यानी कि रेजिस्टेंस आप लोग को निकालना इक्विवेलेंस का फॉर्मूला तो R/N होता है, ये आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 3 ओम 10 ओम और 15 ओम वाले 3 प्रतिरोधक को 30 वोल्ट वाले परिपथ में समांतर रूप में जोड़ा गया है, तो 3 ओम वाले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मान ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ पे 3 ओम के बारे में बोला, यानी आर का वैल्यू कितना दे रहा है 3 ओम लिख रहा है, क्लियर है। उसके साथ साथ अगर वोल्ट के वैल्यू देखते हैं तो कितना ले 30 दिख रहा, कितना लिख रहा है 30 दिख रहा। तो चलिए मैं यहाँ 30 वोल्ट लिख दिया हूँ, क्लियर है। आप लोग को ओम्स के लॉ से जानते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। हम लोग को क्या निकालना आई का वैल्यू ज्ञात करना, तो आई का जब निकालिएगा तो क्या होगा V/R होगा, V/R होगा। तो इसी के तहत फ्रेंड्स आप लोग निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू क्या लिखिए I/R लिखिएगा। तो सबसे पहले आई का वैल्यू देखना चाहते हैं क्या लिख रहा था, तो आई का हम लोग के सामने यानी कि क्या निकालना विद्युत धारा निकालना, सॉरी देखिए आप लोग को विद्युत धारा ही निकालना। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, क्लियर है। आप लोग को निकालना आई, तो आई इक्वल टू क्या लिखे V/R लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वी का वैल्यू कितना दिया था 30 दिया था, और आर यानी कि रेजिस्टेंस किसका निकालना था 3 ओम का निकालना था, मैं 3 कर दिया। अब 3 इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा, कितना आएगा 10 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर आएगा 10 एम्पियर आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा तार तनाव में सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, रेशेदार कांच से बने तार तनाव में सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आप लोग डी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि। तो फ्रेंड्स मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, देखिए जब दो आवेशित चालक का विभव समान हो और आपस में जोड़ा जाए तो आवेश का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि सेम पोटेंशियल अगर होता है यानी सेम विभव तो इसका नहीं होता, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए आवेश क्या है, तो आवेश एक प्रकार का अदिश राशि, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है ना कि डायरेक्शन होता है, क्लियर है। अविभव भी एक प्रकार का अदिश राशि है। ये 3 चीज चार को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही बात करते हैं विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा, तो फ्रेंड्स क्या होता है कूलम होता है, अविभव का ऐसा मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। चलिए एक और मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए कैपेसिटर का ऐसा यूनिट होता है तो फैराड होता है, क्या होता है फैराड होता है। एक फैराड का जो वैल्यू होता है 96,500 कुलम होता है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। यानी फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है एक फैराड इक्वल टू क्या होता है तो लिख सकते हैं 96,500 कुलम, ये आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस में बताऊं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। विद्युत परिपथ को अति गर्म होने से कैसे बचाया जा सकता है, काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विद्युत परिपथ को अति गर्म होने से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था फ्यूज का, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा फ्यूज को हमेशा गर्म तार यानी मेन लाइन के साथ श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि मेन लाइन के साथ हम लोग हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, ये भी अच्छा चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्लियर है। अब चलिए फ्यूज के बारे में ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं सीसा और टीन का ये मिश्र धातु का बना होता है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 305 आंसर, 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1 वाट घंटा, देखिए सबसे पहले क्या होता है इसका वैल्यू जो होता है 3600 जूल होता है, क्या होता है ये 3600 जूल होता है, क्लियर है। तो आप लोग 3600 जूल लिख सकते हैं, वाट सेकेंड ऊर्जा का मात्रक होता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा ट्यूबलाइट। अगर आप लोग देखते होंगे तो हाई वोल्टेज के लिए ना चोक का प्रयोग किया था, देखिए चोक यह एक उच्च इंडिकेटेड रिएक्टिव वाला इंडक्टर होता है, क्लियर। इसी की मदद से वो धारा का प्रवाह करवाता है ट्यूबलाइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथों में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग किस रूप में किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग जो किया था रेक्टिफायर, जिसे हम लोग बोलते हैं दृष्टि धारा, यानी कि रेक्टिफायर के लिए हम लोग
यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं डिस्टकारी यानी कि रेक्टिफायर होता क्या। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डिस्टकारी एक ही दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, यानी कि इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। डायोड एक ऐसा युक्ति है जो एक ही दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, या फिर फ्रेंड्स हम लोग इसे बोल सकते हैं ये एक प्रकार का यूनिलैटरल डिवाइस होता है। सिंपल वे में आप लोग ये भी बोल सकते हैं डायोड इज अ यूनिलैटरल डिवाइसेस। फ्रेंड्स इसका संकेत देखिए, इस स्टेप से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस तो आप लोग इस स्टेप से भी किए होंगे। क्लियर है। देखिए सिंबल आपका प्लस होता है या माइनस होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये होता है डायोड होता है। और डायोड का प्रयोग जो हम लोग करते हैं रेक्टिफायर में एसी से डीसी प्रयोग में करते हैं, यानी एसी से डीसी द्वारा धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। यानी कि डायोड का प्रयोग करते हैं एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है। और डायोड में धारा पी से लेके एन की ओर प्रवाहित होती है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है। पी से एन तक। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आज का क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए ये हो चुका है। देखिए एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमटी निर्भर करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल बैटरी के इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कार्बन के एक आइसोटॉप्स के परमाणु संख्या और परमाणु भार 6 और 14 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले पता होगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन होता है। क्लियर है। अगर आप लोग देखिएगा तो इसका द्रव्यमान का वैल्यू 14 दिया है, अब प्रोटॉन की संख्या कितना दिया 6 दिया हुआ है, तो आप लोग एन निकाल सकते हैं। एन इक्वल टू क्या कि 14 में से 6 को घटा दीजिए कितना आएगा 8 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यंत्र में शैथिल्य का अर्थ क्या है। तो शैथिल्य का अर्थ क्या होता है? किसी यंत्र में शैथिल्य का अर्थ होता है निवेश यानी इनपुट, पहले बढ़ाने और घटाने के कारण पाठ्यांक में आया परिवर्तन होता है, यानी कि इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर क्या कीजिएगा 110 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अशुद्धि है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में सीसा सामान्य अशुद्धि के रूप में होता है, तो राइट आंसर क्या होगा सीसा। क्या लिखिएगा सीसा। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए स्टोरेज बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीड स्टोरेज बैटरी होता है, एक होता है अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी होते हैं। लीड स्टोरेज बैटरी में सीसा का प्रयोग होता है और अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में निकेल और आयरन यानी कि निफे का प्रयोग होता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए एक एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसका बताना चाहते हैं, आंसर सुनेगा। एक एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए निम्न मान वाले प्रतिरोध को एमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है। और एमीटर का उपयोग जो करते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू प्राप्त करने के लिए किसका पढ़ते हैं? आमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में हमेशा ये जोड़ा जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखिएगा वोल्ट मीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में करते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। धारिता का मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मापने के लिए शेयरिंग हेतु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग यानी कि ऑप्शन नंबर होगा शेयरिंग सेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। तो धारिता का मापने के लिए शेयरिंग सेतु का प्रयोग किया था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए यहाँ पे लिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा मध्यमान प्रतिरोध को मापा जाता है, यानी कि अगर मिडिल रेंज रेजिस्टेंस को आप लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा माप सकते हैं। क्लियर है। वही बात करते हैं विन सेतु। देखिए एक होता है विन सेतु भी होता है और एक होता है हेत सेतु। तो फ्रेंड इसका कंसेप्ट अलग है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्लियर है। इतना आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो देखिए दो आवेश जिन्हें निर्वात में रखा है पर कोई आकर्षण का बल एफ लगाया गया, यदि इन आवेशों के बीच कांच का एक प्लेट को रखा गया तो बल अब क्या होगा। तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता देखिए इस टाइप से आप लोग ग्रेविटेशन का यूज कीजिए। क्लियर है। होपफुली आप लोगों को पता होगा। देखिए सिंपल वे में जैसे बता रहा हूँ, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस ही है। क्लियर है। सिंपल है। देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस है। क्लियर है। इसका मान लिया आवेश को मान लिया Q1 मान लिया, इसका आवेश को Q2 मान लिया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसके अकॉर्डिंग आप लोग को कूलॉम्स महोदय का फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। इसी के यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या कर दिया 6K कर दिया। तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर जो होगा एफ इक्वल टू होगा 6F होगा। तो राइट आंसर अगर 6F है तो आप लोग ब्लिक कर सकते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए, दो संधारित्र जिसकी धारिता 2 फराड व 3 फराड है को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फराड है को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो परिणामी धारिता क्या होगी? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, संधारित्र का अर्थ होता है कैपेसिटर। क्या होता है ये? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए वैल्यू जो दिया है, इसे हम लोग बोलेंगे C1 ये C2। तो इसमें याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 लेते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है ये उलट जाता है, यानी कि 500 क्रम वाला फार्मूला होता है। तो हम लोग सिंपल वे में इसका देखिए कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस का निकालना चाहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 × 3 कर दिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए, या फिर ऐड ऑफ फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 2 जा 6/5 फराड आ गया, 6/5 फराड आ गया। क्लियर है? अब क्या करना है, पुनः इसे हम लोग क्या करना है, इसे हम लोग को समांतर क्रम में ऐड करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6/5 आया था, अब वहाँ पे वैल्यू क्या दिया था, 1 दे रहा था, यानी कि तो इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 11/5 आ जाएगा, जो कि फैराड में आएगा। तो 11/5 फैराड होगा, जो कि अगर ऑप्शन नंबर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? तो ये आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेस्ला का मान होता है, होपफुली फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को मैं बताया था टेस्ला किसका एसएम होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसएम आता क्या होता है, टेस्ला होता है। चलिए आगे सबसे पहले आप लोग जानिए चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। देखिए चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिए देखिए, चुंबकीय फ्लक्स लिखने में तो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, फिर भी मैं बता। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसएम होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? क्लियर है? तो इसका सबसे पहले राइट आंसर होगा 10⁴ गॉस होगा, 10⁴ गॉस होगा। ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए एक टेस्ला का जो वैल्यू होता है, 1 टेस्ला का वैल्यू जो होता है 10⁴ गॉस होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक गॉस का जो वैल्यू होता है, एक गॉस का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ये सारी चीज़ों को अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए विद्युत आवेश के बीच में, विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलॉम का नियम काफ़ी अनुरूप है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, विद्युत आवेशों के बीच के बल्ब के लिए कूलॉम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के काफ़ी अनुरूप होते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे क्लास 12th में तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ए को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोलता है कि कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। किसमें उच्चतम शिखर गुणक है? तो किसमें उच्चतम शिखर गुणक है, तो चलिए इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकृत ज्या तरंग। यानी कि देखिए सैन तरंग में उच्चतम शिखर गुण होता है। देखिए मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग इसके डायग्राम बनाइए। देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए इसका ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये अधिकतम हो जाता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसका अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए सैन ओमेगा टी, ए सैन ओमेगा टी। ये होता है फुल साइन वेव्स होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एसी जनरेटर में आर्मेचर का जो कोर बना होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? वो नर्म लोहे का बना होता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट आयरन का बना होता है। क्योंकि नर्म लोहा से विद्युत चुंबक आसानी से बनता है, और यह एक प्रकार का अस्थायी चुंबक। देखिए ये एक प्रकार क्या है, ये एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है। वही बात करते हैं अस्थायी चुंबक का। तो फ्रेंड्स अस्थायी चुंबक आप लोग का आधा से लिख दीजिएगा। अस्थायी जो होता है स्टील होता है, स्टील एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है, वही नर्म लोहा का एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है। चलिए फिर क्वेश्चन आ चुका। देखिए 1.4 वोल्ट के 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो निर्गम वोल्टेज ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी अच्छे से भी कर सकते हैं इसे। देखिए ये देखिए वोल्टेज ज्ञात करें, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यदि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके वोल्टेज का मान समान ही रहता है, परंतु विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो हम लोग को क्या बोल रहा है, वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो वोल्टेज क्या 1.5 वोल्ट था, तो इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा, 1.5 वोल्ट ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एसी पावर की आवृत्ति कितना कितना है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, भारत में एसी सर्किट का जो पावर का जो वैल्यू होता है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है ये? 50 हर्ट्ज होता है। क्लियर है? और अगर ये 50 होता है वाट वोल्ट में बोलता है तो 220 वोल्ट होता है। क्लियर है? ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आ चुके हैं बाइनरी का मान निकालने के लिए। देखिए
ट्रिपल क्या लिख रहा है 1 2 3 4, यानी 5 1 1 का वैल्यू आप लोगों को निकालना था। चलिए इसके बारे में आप लोगों को एक अच्छा कंसेप्ट देता, देखिए 1 1 1 1 1, ये आप लोग को इसका निकालना है। सबसे पहला जो वैल्यू होता है आप लोग को 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, सेकेंड में आप लोग को 2 लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग को 4 लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग को 8 लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग को 16 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, बीच में आप लोग प्लस का सिंबल दीजिए, यानी प्लस कीजिए प्लस कीजिए प्लस कीजिए प्लस कीजिए, ऐड कीजिए, कितना था 16 और 8 कितना 24 होता है, 24 4 28 7 30 और 1 31, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब 31 को लिखने के लिए तरीका आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2 पर पावर 5 -1 कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 पर पावर 5 का वैल्यू क्या था 2 2 जा 4 3 जा 8 3 जा 8 को फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा, फिर 32, तो 32 में से 1 के 31, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोग क्लास हमारे अच्छे से देख रहे हो तो इसका राइट आंसर अगर एक और तरीका से लिखते हैं 31 इंटू यहाँ पे दशमलव के रूप में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 33 क्या लिख रहा, देखिए यदि E1 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस E2 बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है, तो आप लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसमें जो वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी E1 से E2 थोड़ा कम होता है माइनस वाला में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, यदि यदि किसी बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसके समाध्य में वृद्धि होगी। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, किसी बल्ब में धारा अगर बढ़ जाती है तो इसमें देखिए 8% बढ़ गई तो समानुपाती होती है, यानी 8% की वृद्धि होती है। क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स यदि वोल्टेज को नियत रखे करंट को जितना बढ़ाते हैं पावर भी उतना ही बढ़ता है, क्योंकि समानुपाती होता है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पीच का क्या होता है VI होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्या है, सेम है ये। चलिए एक प्रवर्धक यानी एक एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा सकता। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यानी एक एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर निर्गत सामर्थ्य को नहीं बढ़ा सकता। तो राइट आंसर हो गया निर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। क्लियर है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल कमांडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्नलिखित कार्य के लिए होता है। तो इसके लिए याद रखिएगा, लेवल कमांडेड डीसी जनरेटर का उपयोग विद्युत ट्रैक्शन में किया था, विद्युत ट्रैक्शन में किया था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जब वैद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचालित किया जाता है तो संचरण की क्षमता कब बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, संचरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों को बढ़ाना पड़ता है, यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। और बता चाहते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पॉलीफेज स्क्यूअल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल अघूर्णी को प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा डबल केज रोटरों के प्रयोग से होता है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड इसका अगर फॉर्मूला का लिखना चाहते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल फ्रेंड्स लास्ट पेज है ये। चलिए इसका और डिस्कस कर देता हूँ कुछ कुछ और क्वेश्चन। देखिए जब किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उस पर लगा हुआ त्वरण होता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में याद रखिए, जब किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उस पर जो लगा हुआ त्वरण होता है वो घटता है। क्या होता है, ये घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दो सदिश राशि ए और बी को वेक्टर गुणन शून्य है, तो ए और बी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्केलर गुणन क्या होगा। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे में राइट आंसर देखिए इसके लिए क्या करना, देखिए आगे ए का वेक्टर लेंगे। क्लियर है। आप लोगों को फिर क्या लिख रहा था, ए वेक्टर लिख रहा प्लस बी के बारे में बोल रहा। अब आप लोग इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस ए को बी से गुना किया क्या आएगा, ए बी आएगा। तो आप लोग अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ घरों में पंखे और बल्ब जो है समांतर क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, इसलिए हम लोग इसे हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड जो आप लोग का मेन तार होता है या फिर घर का जो फ्यूज होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड ये भी याद रखिएगा, समांतर क्रम में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरा बल्ब या पंखा चलते रहता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन भाई श्रेणी क्रम में अगर एक चीज़ अगर फॉल्ट हो गया तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिन प्लग टॉप का अर्थिंग पिन अन्य 2 पावर पिनों में मोटी रखी जाती है, तो इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को पता करना पड़ेगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अंडर रो लेंथ बाय एरिया होता है। क्लियर है। तो इसके भी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, किसी पिन का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और प्रतिरोध कम होने के कारण उसमें विद्युत धारा अधिक पास होगा। इसलिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सारा धारा यानी करंट जो होता है ना पिन से होकर पास कर जाता है और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या बोले हैं, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी
दोनों हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। इक्विलिब्रियम में किसी गैस के अणुओं का औसत चाल क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद कीजिएगा, इक्विलिब्रियम में किसी गैस के अणुओं का औसत चाल हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और जब किसी गैस का अणु इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो उसका औसत चाल अगर बोलेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसका औसत चाल होता है 8 RT/πm होता है। क्लियर है, ये भी आप लोग को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लूप कम्पलिंग क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लूप कम्पलिंग एक प्रकार का मैग्नेटिक सर्किट में होता है। लूप कम्पलिंग ऊर्जा के एक मैग्नेटिक सर्किट से दूसरे मैग्नेटिक सर्किट में ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, नहीं चुंबकीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स की इकाई वेबर है तो बराबर किसका होता है। अभी जस्ट मैं बताया था, इसका जो बराबर होता है मैक्सवेल के यानी 10⁸ का होता है। अभी जस्ट मैं रिकॉल करवाया था। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं चलिए देखता हूँ और क्या ये। किसी डिस्ट धारा के बंद परिपथ में वोल्टेज प्रवाहित विद्युत धारा होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी डिस्ट धारा के बंद परिपथ में वोल्टेज विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। ओम्स के अकॉर्डिंग, ओम्स के नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ से निकाल सकते हैं, बीच का क्या होता है, आई आर होता है, जहाँ पे आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यानी कि समानुपाती। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं 338 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसमें कौन सा ट्रैकिंग रेडार है। तो ट्रैकिंग रडार की बातें करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा मोनोपल्स। देखिए मोनोपल्स रडार को ट्रैकिंग रडार कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग पथ निर्धारक का प्रयोग मुख्यतः सूक्ष्म तरंग संकेतों के लिए किया जाता है, क्योंकि। तो क्योंकि के लिए बोला, क्योंकि निम्न आवृत्ति पर बहुत अधिक हानि होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपग्रह के परिक्रमा पथ को रिग्रेडेड कहते हैं जब उसका नमन होता है, यानी उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल रहा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब किसी उपग्रह का नमन कोण यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यदि 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो उस ग्रह का परिक्रमण करण को रेडिग्रेडेड कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग आ चुके हैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला में। अगर आप लोग क्लास 12th पढ़े हुए हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एन टाइप अर्धचालक होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं सबसे पहले बताया था, कोई एन टाइप जो अर्धचालक होता है वो हमेशा क्या होता है, एक प्रकार का उदासीन होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या होता है, ये विद्युत उदासीन होता है। क्लियर है। तो एन टाइप अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है, और एन और पी टाइप दोनों अलग अलग अकेला यानी न्यूट्रल होता है। लेकिन जब दोनों यानी एन टाइप और पी टाइप दोनों मिलकर एक डायोड का निर्माण करते हैं तो वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है। क्लियर है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एक यूजीटी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यूजीटी का फुल फॉर्म आप लोग को जानना पड़ेगा क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ यूजीटी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानिए, यू फोर होता है यूनी, जे फोर होता है जंक्शन, और टी फोर होता है ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक धारा नियंत्रक साधन होता है। तो धारा नियंत्रक साधन ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं इसका आंसर। क्लियर है। चलिए एक ट्राइस है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता, एक ट्राइस एक प्रकार का बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड ट्राइस दोनों दिशा में कार्य करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्या ये द्विदिशा थायरिस्टर होता है ये। देखिए यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सी होगा, यानी कि एक समान त्वरण के साथ चलता है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। हमारे पास 346 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। क्या लिख रहा, यदि किसी हीटर पर 230 वोल्ट 10 किलोवाट 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो इसमें 230 वोल्ट किसको संसूचित करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता, किसी भी बल्ब या हीटर पर अंकित मान हमेशा RMS यानी कि रूट मीन सप्लाई होता है। रूट मीन सप्लाई वोल्टेज को शो करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका बी कर सकते हैं, यानी RMS कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स इसका अभी आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा 5 क्वेश्चन और है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग का आज का वीडियो ओवर हो जाएगा। ठीक है। और चलिए कितना 29 मिनट। चलिए कुछ और देख लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आके बताता हूँ फ्रेंड्स।